नमस्कार, मैं हूँ सृजना मित्तल from Devditi Foundation. Welcome to all our audience today. And I would like to tell you that Devditi Foundation is a socio-cultural organization started by our two co-founders, Sapna Khandelwal ji and Vandana Gupta ji. And we are doing a lot of social work as well as cultural activities. एंड आई वुड से सोशल वर्क ड्यूरिंग द लॉकडाउन टू बिकॉज हम लोग ने बहुत कोशिश करी कि हम अपने सब मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स एंड पीपल वी नो वी कीप देम बिजी by attending more valuable sessions. So we did a lot of sessions. Today is our 157th session. So from March 22nd to today, we are already done 157 sessions. एंड वी आर डूइंग दिस बिकॉज और हमें बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले इसके ऊपर. लोगों ने कहा कि वी वर नॉट एबल टू गेट इनटू डिप्रेशन, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड एट 4 o'clock. शुरू शुरू में तो हमारे पास फोन आते थे कि जी आज का सेशन किस चीज का है, जल्दी से आप लिंक भेजिए, आपने लिंक नहीं भेजा. But since now people are a little busier, so they still wait for the sessions. So I will not take too much of time today. हमारी co-founder वंदना जी हमारे साथ हैं, सपना जी भी हैं, but she's on mute for some reasons, but she's around here. एंड आई विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम टुडे बिकॉज आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत बहुत मेजर इंटरेस्ट का टॉपिक है. हम सब इससे जूझ रहे हैं. सो आज वी हैव रोप्ड इन माय डियर फ्रेंड डॉक्टर ज्योति यादव. शी इज अ साइंटिस्ट. और बाकी इंट्रोडक्शन ज्योति अपना खुद देंगी बिकॉज जितना ये दे सकती है मैं नहीं दे सकती इनका इंट्रोडक्शन. Before we give the mic to Jyoti, I would like to say a bit more about Devditi Foundation. Devditi Foundation is not here only to impart knowledge. We are actually reviving culture and heritage. And हमारी जो मुहिम थी वो स्टार्ट हुई थी साड़ी के कल्चर को रिवाइव करने से. और साड़ी पहनाते पहनाते हम देखिए कहाँ पहुंच गए हैं. और साड़ी की मुहिम से कल्चर, हेरिटेज और विमेन एम्पावरमेंट, सोशल कॉजेस तो देखिए हम सभी करते हैं, चाहे वो हम अनाथ आश्रम में अपनी तरफ से दे रहे हों या हम किसी स्कूल में पैसे दे रहे हो या बच्चों को पढ़ा रहे हो. सोशल हम इसलिए करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा इनपुट देके इकट्ठे कुछ बड़ा कर पाए. ये देवदीदी फाउंडेशन का एक्चुअली में जो ब्रिजिंग रहा है बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स has been a very major role in our last 5 years journey, जिसमें हमने हर एक लेडी, हर एक जना जो देवदीदी फाउंडेशन से कनेक्ट हुआ है, चाहे वो हमें 100 रुपए दे, चाहे अपना 1 घंटे का टाइम दे, हमने उसको 100% यूटिलाइज करा है. और आज हम ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के जरिए ना ही अपने से जुड़े हुए लोगों को, बल्कि जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, जिसके भी जो भी इंटरेस्ट का टॉपिक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में हम लेके आए हैं. और अपने अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के हिसाब से लोग इकट्ठे भी हुए हैं. Rajna, there's some background sound if you can see. So Devditi Foundation is empowering a lot of women, and not only women. आज का जैसे सेशन है, it is all for males and females both. आज हम जो कोविड से, जो पेंडेमिक से झेल रहे हैं, सारी दुनिया, हम अकेले नहीं, पूरा विश्व इस चीज से जूझ रहा है. और दिमाग में, जहन में हमारे बार बार यही आता है, जितने हमारे न्यूज चैनल हैं सब पे हमारा ये रोज का डिस्कशन है, फाइजर लगवाएं, ऑक्सफोर्ड लगाएं, क्या लगवाएं कि नहीं लगवाएं. तो ये सब जो हम लेमैन अपने दिमाग में, न्यूज चैनल को तो अपना चैनल बेचना है, तो इसलिए वो जो मर्जी बोले. तो इसलिए आज हमने डॉक्टर ज्योति यादव को यहाँ पे बुलाया है कि वो हमारी इस फील्ड में हमारे नॉलेज को जरा बढ़ाएं. और ज्योति यादव जी इतनी छोटी सी उम्र में भी बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं. वेलकम ज्योति जी, हमारे देवदीति के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you, Vandana ji. Thank you, Srajna. A very good afternoon to all the lovely ladies out there who are connected through this virtual platform. Technology has brought us together. So nice. और मैं तो बहुत सुनकर खुश हुई और सुनकर इतना अच्छा लगा कि आप लोगों ने लॉकडाउन के दौरान 157 सेशंस किए हैं. That is remarkable. And I think that's also the power of the technology, which is bridging all the gaps and bringing us all together with the social distancing in place. So I would also like to appreciate your curiosity, which prompted Srajna to talk to me and invited me to talk to you about this important topic. It's a privilege for me if I could talk my science to everybody, and
स्पेशली मैं उस साइंस को बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं कम्युनिकेट कर सकूं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा आई थिंक प्रिविलेज होगा और अचीवमेंट होगा, क्योंकि साइंटिस्ट आर नोन कि वो चुपचाप बैठकर लैब में काम करते रहते हैं, और हमारी साइंस ज्यादातर समझ में नहीं आती है, तो लोग ये सोचते हैं पता नहीं हम क्या करते हैं, हम थोड़े क्रेजी से लोग होते होंगे, लेकिन नहीं, हम बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं। आई थिंक कम्युनिकेशन करने में थोड़े से हिचकिचाते हैं, तो मैं इसमें बहुत प्रसन्नता महसूस करती हूँ कि मैं इंटरेक्ट कर सकूं। मैं सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ CSIR, जो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंतर्गत 38 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से बायोमेडिकल रिसर्च में इन्वॉल्व इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ जिनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। जिनोमिक्स शब्द आता है जिनोम से, जिनोम आता है हमारे DNA से, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में आई विल वॉक यू थ्रू दैट। So our institute is dedicated to genomics and biomedical research. And that has what brought me back to India. I was at Johns Hopkins School of Medicine before coming to India and joining this institute. So bringing back the coronavirus discussion topic, I think हम सबको कोरोना वायरस के बारे में तो बहुत जानकारी हो चुकी है. I think we all at least feel that we know the virus, we know the medication, what to do. If somebody gets infected, we even send them a prescription. People who have never even read those medicines or bought those medicines, but people have ready prescriptions to send to their friends. It is also out of a lot of care and concern and, you know, affection, love. लेकिन honestly मैं आपको बताऊं, आप सबको बताऊं कि as a scientist, we really do not know much about this virus. It's such a dubious character that we really don't understand why in some people it is so mild. Some people are absolutely asymptomatic, whereas some people have a moderate sort of infection, और कुछ के लिए ये बहुत घातक साबित हो रहा है. पहले हमने कहा कि एज रीजन होगा, जो लोग थोड़े ज्यादा उम्रदराज हैं उनको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, उनके लिए घातक है. बट वी हैव सीन इक्वल एग्जांपल्स, और हम में से शायद बहुत लोगों को हो भी चुका होगा या हमारे नियर डियर वंस को हुआ होगा. सम आर सो इन्फेक्शियस कि एक बार किसी से मिले पूरी फैमिली को इन्फेक्शन हो गया. कई बार आप देखेंगे एक ही फैमिली में हस्बैंड को हुआ, वाइफ को नहीं हुआ, या एक बच्चे को हुआ, बाकी फैमिली को नहीं हुआ. कभी कम उम्र वाले आपने गुजरते हुए भी देखे होंगे, और बड़ी उम्र वालों को आसानी से निकल के आते हुए भी देखा होगा. So it's a very, you know, dubious character of the virus. So अब क्या करें? What's next? आगे की क्या रास्ता है और हमें क्या करना है? कैसे हम इससे बचें, जूझें, कैसे इसको प्रिवेंट करें? तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा ये बताऊंगी कि कोरोना वायरस कोई अनकॉमन वायरसेस नहीं है. Majority of coronaviruses are seasonal, bring seasonal flus. होता क्या है कि टाइम टू टाइम हर सीजन में हमको ये कोल्ड एंड फ्लू लाइक जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली कोरोना वायरस से ही होते हैं. और कोरोना वायरस क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि आपने देखा होगा उसके ऊपर एक कोरोना जैसा है, उसका एक क्राउन जैसा है. क्राउन तो नहीं है, इट इज वेरी बैड. वो जो उसके स्पाइक्स लगे हुए हैं, दोज आर द रियल कल्प्रिट, बिकॉज दैट इज थ्रू विच इट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी. तो ये जो पैंडेमिक लेकिन 3 कोरोना वायरसेस ने ही फैलाया है. पहला था 2002 में फर्स्ट सार्स, सेकेंड हुआ मर्स जो कि कंटेन जल्दी कर लिया गया, और फिर थर्ड है ये जो इस बार हुआ है. सो बेसिकली दीज आर RNA viruses. And what are RNA viruses? I'll bring up in a minute. तो क्या होता है कि ये जो respiratory virus, और ये वाला specifically है, because it has jumped from species, it has become such a havoc. क्योंकि जो viruses human के साथ humanized rather, या हमारे आदी हो जाते हैं, हम उनके आदी हो जाते हैं, वो हमारे आदी हो जाते हैं. क्योंकि after all आप ये समझ लो कि वायरस का एम हमें मारना नहीं होता है. क्योंकि अगर वायरस अपने होस्ट को मार देगा तो इट विल आल्सो डाई ऑन इट्स ओन, एंड दैट वे द वायरस इज गोइंग टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, अगर वो सब होस्ट को मारता जाएगा.
So there, it wants a coexistence. So most of the seasonal flus have coexisted now over the years. So we have become used to them. They have become used to them. वो हमारे बॉडी में रहते हैं, टेम्पररी घर बनाते हैं, उनकी तो लाइफ साइकिल ही उतनी होती है, तो उतने समय में अपना जी के निकल जाते हैं. हमको थोड़ी असुविधा होती है, तबीयत खराब होती है, परेशान होते हैं, हम भी उससे बाहर आ जाते हैं, अपनी लाइफ साइकिल में 3 से 5 दिन whatever, it just moves out of it. अब आती है बात कि ये आरएनए वायरस क्या होते हैं. आरएनए, जैसे कि मैंने बताया कि जीनोम हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी सेल्स से बनी है. सेल्स का जो मेन जो ब्रेन रादर हम कह सकते हैं उसको, वो न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में हम जो हैं, हमारी जेनेटिक मेकअप आपने सुना होगा, जीन्स होते हैं which decide how we would be, how our future generation would be, that is all stored in that nucleus on our chromosomes in the form of DNA. We are higher organisms, so we store our genetic material as DNA, whereas these viruses store their genetic material as RNA, and RNA is very unstable. आप इसी से अंदाजा लगाएं कि बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हम तो बैक्टीरिया से बहुत ऊपर हैं, हम सबका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और इस वायरस का आरएनए है. अब आरएनए बहुत अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होता है इसलिए उसमें फटाफट म्यूटेशंस होते हैं. आपने ये सब शब्द शायद मीडिया में और इधर उधर काफी सुने होंगे. ये म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन ये है कि जो हमारा जेनेटिक कोड है, जब वो कहीं से ऑल्टर हो जाता है या वहां पर कोई कमी आ जाती है, कहीं से ब्रेक हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसमें कोई कमी आ जाती है, दैट इज इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज कॉल्ड म्यूटेशन. तो ये वायरस आपने अभी सुना भी होगा बहुत कि यूके वेरिएंट आ गया है, म्यूटेशन हो गया है. व्हाट इज दिस यूके वेरिएंट? इट हैज ऑल जस्ट इनकलकेटेड सम म्यूटेशंस, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल. देयर इज नथिंग लाइक कि ये वायरस म्यूटेट क्यों कर रहा है, इससे ये ज्यादा घातक हो जाए. हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है. तो अब हम क्या करते हैं? हम अभी फिलहाल की जो स्थिति है उसमें ये है कि अगर किसी को ये कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं. मतलब अगर उसको कोई सिम्टम नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, तो हम कहते हैं कि पता ही नहीं चलता है. जैसे हमारे यहाँ भी काफी स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चे हैं, तो हम लोगों ने एक वो चलाया था. हमारे यहाँ रेगुलर टेस्टिंग होती है स्टाफ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए, सो दैट व्हेन वी कम वी डोंट ब्रिंग एनी इन्फेक्शन. और उसके साथ साथ हम एक सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं कि एंटीबॉडी शरीर में किस किस के है, ये देखने के लिए कि कितने लोगों ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया या कितने लोगों को एंटीबॉडी डेवलप हो गई. तो काफी बच्चे ऐसे निकले जिनको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, उनको पता भी नहीं था कि उनको कभी कोई फीवर आया, कोई बुखार, कोई किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं था, येट दे वर एंटीबॉडी पॉजिटिव. टेक्निकली वी कॉल देम सीरो पॉजिटिव. दिस वाज way back in May, June, because हम तो we were working throughout the lockdown because we had to work on the basic science of it. तो कुछ लोगों में बिल्कुल सिम्टम नहीं होते हैं, तो उनको हम कोई भी दवाई नहीं देते. हम उनसे कहते हैं कि आप बस अपने को प्रोटेक्ट करो, दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क लगाओ, so that you don't become infective. Because even these people may be infectious, they may transfer other people. And there are some people, किसी को बुखार आया, हल्का हाथ पैरों में दर्द हुआ, तो उनको बोला बस आप एक कॉम्बिफ्लेम खाओ, आप एक क्रोसिन खा लो and you will be fine. जिसका थोड़ा गला खराब हुआ, उसको बोला कि भाई एरिथ्रोमाइसिन खा लो. Not that erythromycin is going to work on the virus. It is only going to protect you from other secondary infections, bacterial infections की गले में और ना हो जाए, जिससे आपकी तबीयत ज्यादा ना खराब हो जाए. तो ये सब सिम्टम को ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसे हम इस पैंडेमिक से नहीं बच सकते. एंटीवायरल्स की अपनी प्रॉब्लम्स हैं. कोई भी ड्रग डिस्कवरी या वैक्सीन का ट्रायल टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम. और एक ही तरीका है पैंडेमिक्स से जूझने का या पैंडेमिक से लड़ने का कि यू हैव टू मास वैक्सीनेट पीपल. एंड व्हेन यू वैक्सीनेट लॉट ऑफ पीपल, then people develop herd immunity. And you must have heard a lot about this herd immunity. What is herd immunity? So in the past also, vaccines have really worked. You can look at the data for, say, whooping cough, measles, chickenpox, mumps, measles, rubella, diphtheria, all these. When there were pandemics, they were only controlled by, अब जैसे diphtheria है, whooping cough है, you would find they're 100% gone. आज की तारीख में आपको
हमारे बचपन में भी शायद हमें नहीं याद है, लेकिन हमारी मदर फादर के जमाने में लोगों को whooping कफ हो जाता था, काली खांसी जिसको कहते हैं। और जब से वैक्सीनेट किया है, हमारे जैसा गरीब देश भी, जो आज इतना गरीब नहीं है लेकिन करीब 50 साल पहले काफी गरीब था, वहां भी हमने जब ये वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन किया, तो लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आती है। क्या होती है हर्ड इम्यूनिटी? अगर मैंने 100 लोगों में से 90 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, तो उस वायरस को उन 10 इंसान तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बिकम्स वेरी लो। और वायरस की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे किसी इंसानों की एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 70 साल, 80 साल, व्हाटएवर। ये वायरसेस की लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। एवरी 20 minutes they divide, so their reproductive cycle is like 20 minutes. Every 20 minutes, and depending on the type of virus, they may even replicate much earlier. 10 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट भी हो सकता है। तो जब उनको रेप्लिकेट करके नया होस्ट नहीं मिलेगा, हर बंदे के पास एंटीबॉडी होगी या उनके पास प्रोटेक्शन होगा, तो अल्टीमेटली द वायरस विल नॉट हैव एनी प्लेस टू गो एंड इट विल डाई इट्स ओन वे। जैसे कि SARS-1 या MERS, ये they actually died on their own. No vaccine was created for these coronaviruses. लेकिन जो उस समय स्टडी किया गया, एंड वो पैंडेमिक्स वेरी लिमिटेड जोग्राफिकली भी थे और इतना ज्यादा स्केल पर नहीं हुए, तो उनके लिए जब तक वैक्सीन वगैरह की तैयारी हुई तब तक वो बहुत सबसाइड कर चुका था, इतने लोगों को इफेक्ट नहीं कर रहा था। बट उस वैक्सीन की जो नॉलेज थी, उस ड्रग डिस्कवरी की, या उस समय जो वैक्सीन बनाने की उन्होंने नॉलेज डेवलप करी थी, उसकी बेसिस पर आज के कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने का प्रोसेस काफी एस्केलेट हो गया है। तो हमने सक्सेसफुली बहुत सारे एंटीवायरल वैक्सीन्स भी तैयार किए हैं, जिसमें हेपेटाइटिस A, B, पोलियो is a very famous case. We have eradicated polio almost 99.9% from the country. We still, I think, last 2 years back we had one case. तो जब तक एक भी बच्चा पोलियो से इस देश में पाया जाएगा, I think पिछले 2 सालों से नहीं मिला, लेकिन I think it's a window of 5 years when you call it eradicated. तो मुहिम शुरू हुई वैक्सीन बनाने की और वैक्सीन तैयार करने की। तो सबसे पहली बात आती है कि वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक दवा है? नहीं, वैक्सीन दवा भी नहीं है। इट्स अ सिंपल एंड सेफ वे ऑफ प्रिवेंशन। और हम कहते भी है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवा तो हम तब देते हैं जब कोई बीमारी हो गई, फिर वही बात है कि हम उसको सिम्टोमेटिकली या इवन पॉजिटिवली भी अगर ट्रीट करते हैं, तो इट इज आफ्टरवर्ड्स। इट इज ऑलवेज बेटर इफ वी आर एबल टू प्रिवेंट इट। और वैक्सीन कैसे काम करते हैं? वैक्सीन आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा कहा जाता था कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, अगर तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो तुम्हें इन्फेक्शन नहीं होगा, विच इज ट्रू ऑल्सो। हमने उसके लिए गिलोय भी खाया और तो अदरक का वो भी पिया काढ़ा, और हल्दी का दूध भी पिया, बहुत सारी चीजें हमने करी अपने आयुर्वेदा से इंस्पायर होके, ट्रेडिशनल नॉलेज से इंस्पायर होके, ऑल गुड। बट that does not give us 100% success. Still हो रहा है हमारे यहाँ, हम सबको मतलब डर है, और we don't have the specific weapon to fight this particular virus. And as I said, this is a very dubious virus. कब वो क्या करवट ले, किस तरह से आपको अटैक करे, you never know. So क्या करता है वैक्सीन? वैक्सीन आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है। किस तरह से? केवल एक जनरल इम्यूनिटी नहीं होती है कि आपने काढ़ा पिया तो आप तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। ये नॉर्मल नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शंस के लिए तो ठीक है कि हल्का फुल्का कोल्ड है और आपने ये काढ़ा पिया, गरम पिया, वो दैट ऑल वर्क्स इन अ वेरी जनरलाइज्ड नॉर्मल इन्फेक्शन। दिस इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड infection which enters through your nose or throat, and then it goes into your respiratory tract, which is very very specific. तो इसके लिए हमको स्पेसिफिक लड़ने का हथियार भी चाहिए। तो वैक्सीन क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, एंड दैट एंटीबॉडी इज वेरी स्पेसिफिक टू दिस वायरस, कि ये ऐसा आएगा तो हमको इसके खिलाफ ऐसा करना है। तो ये करने के लिए अब एंटीबॉडी हमारी प्रोड्यूस है, उसके 2 ही तरीके हैं। या तो आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाए,
तो आपके शरीर में वो वायरस आया, आपकी बॉडी को पता चल गया कि ये ऐसा ऐसा वायरस है, आपने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, तभी बोलते हैं जिनको इन्फेक्शन हो जाता है उनके पास एंटीबॉडी आ जाती है। नाउ देयर कम्स अनदर सिचुएशन दैट हम आपको वायरस लाइक पार्टिकल्स आपकी बॉडी में डालेंगे, जो आपको वायरस जैसी सिचुएशन या वायरस जैसी झलक दिखलाएगा, या उसकी फोटो दिखाएंगे आपको कि इस तरह का इंट्रूडर, इस तरह का बदमाश आपके घर के आसपास दिखाई दे तो आपको अपने हथियार बाहर निकाल लेने हैं। समथिंग ऑफ दैट टाइप, इफ आई कैन ड्रॉ अ सिमिली ऑफ इट। तो इसमें क्या करते हैं कि हम या तो इसी वायरस को थोड़ा मार के, एटेन्युएट करके, जो टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, हम होस्ट की बॉडी में डालते हैं। एंड दिस मेथड ऑफ वैक्सीनेटिंग इज नॉट न्यू. Very long ago, it dates back to a long history, and we all have read in our early school days Edward Jenner की story, where for smallpox he took out the pustules from a cow के pustules निकालकर और एक बच्चे के उन्होंने डाला, क्योंकि काउ पॉक्स वॉज लेस लीथल। मोर ओवर उन्होंने ये पाया था कि जो काउ की देखभाल करते हैं उन लोगों को नहीं हो रहा था वो, तो उन्हें लगा कि इससे इम्यूनिटी शायद मिलती है, तो उन्होंने वो पस्ट्यूल निकालकर उस बच्चे के में डाला और देखा कि उसको स्मॉल पॉक्स फिर नहीं हुआ। स्मॉल पॉक्स फिर धीरे धीरे चिकन पॉक्स के फॉर्म में आ गया। स्मॉल पॉक्स वॉज मच मोर डेडली, एंड देन टुडे व्हाटएवर वी सी स्मॉल नंबर्स, इट्स वेरी इनॉक्यूअस, मतलब उससे कोई खतरा नहीं होता है। और पुराने अगर हम मैथोलॉजिकल लेवल की बुक्स अगर पढ़ें तो आपने शायद सुना हो कि शीतला माता का मंदिर होता था हर गांव के बाहर। वहां पर वो क्या करते थे कि ऑलमोस्ट स्मॉल पॉक्स जिनको होता था उनको सबको बोलते थे आओ, और हल्का हल्का इन्फेक्शन अगर होगा तो जो बॉडी में डिजीज मैनिफेस्टेशन होगा वो हल्का होगा, तो वो कहते हैं हल्का डिजीज मैनिफेस्ट होगा उसको हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन एंटीबॉडी तो बन जाएगी, बाकी पूरी जिंदगी आगे की तो अच्छे से कटेगी, दोबारा तो नहीं होगा। तो इस तरह का दिस इज ऑल वेज एंड मीन्स ऑफ अर्ली वैक्सीनेशन प्रोसेस, which was basically by started by Edward Jenner, Louis Pasteur, who were visionary scientists. तो अब बात आती है कि हमें वैक्सीन करना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। वैक्सीन सेव लाइफ, एंड अभी तक के जितने भी मेजर पैंडेमिक्स हुए हैं दुनिया में in the last 50 years, as I mentioned, mumps, measles, rubella, all these could only be controlled by mass vaccination and then development of herd immunity. और इसके साथ साथ there are other many preventable diseases through vaccination, but vaccine banana is also a very expensive affair. होता क्या है, this whole drug discovery process is a very time consuming, long time, and also lot of money intense. तो होता क्या है कि गरीब देशों की जो बीमारियां होती हैं उनके लिए तो Western world, richer people, the rich countries are not really interested. So we have to find those things by ourselves. जो हमारे देश की प्रॉब्लम है हमको ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। So अभी भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका निदान वैक्सीनेशन से हो सकता है, और उसके लिए अब इंडिया में भी कई बहुत अच्छे renowned institutes हैं who are dedicated. One of the newer entrants would be a typhoid vaccine. टाइफॉइड बहुत कॉमनली गंदगी की वजह से और लोगों वाटर बॉर्न है, गंदे पानी से, फीकल मैटर से जब कंटामिनेट हो जाता है पानी, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसका भी वैक्सीन दुनिया में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में वो वैक्सीन ऑलमोस्ट इट्स अबाउट टू हिट द मार्केट। सो फार सो गुड। नाउ वी वुड टॉक अबाउट अ फ्यू technical words. So vaccine क्या होता है? Vaccine is any substance which is introduced in our body for a particular specific disease. ऐसे नहीं होगा कि it's an umbrella कि आपने एक के लिए लगा दिया and it would protect you from all kinds of viruses or all kinds of acute respiratory syndromes or pneumonia, or not all the families. It is very specific to it. And the act of giving the vaccine is called vaccination. And you must have interchangeably used the word vaccination and immunization.
So there's a subtle difference between vaccination and immunization. Vaccination is the process of introducing the vaccine, and immunization is the process by which a person becomes protected against the disease. You develop immunity. So a good vaccine would have a high immunogenicity, a word which is always discussed while discussing a vaccine, especially the vaccines which have just entered the market. You might have seen that people talk about immunogenicity of those vaccines. They are safe, they are efficacious. Are they immunogenic? Which means, do they bring immunity in the body? So these are the processes. These are some of the key words which we may come across through this conversation. So अब ये immunity कैसे आती है? Immunization, आपने वैक्सीन बनाया, अभी कैसे क्या कितने तरह का वैक्सीन होता है वो सब हम बात करेंगे, लेकिन ये कैसे वर्क करता है? Basically, what is the mechanism through which this vaccine works on our body? As I said, it's a substance which is introduced in your body, which triggers your immune system so that it makes specialized ammunition to fight against the disease. Now, which is antibody. In a nutshell, it develops antibody. Now, if I'll give you the simile again, आपके बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो आप उसके कोविड हुआ तो आपने कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई. अब ये जो सब्सटेंस डाला जाता है, it has to resemble, it has to look alike the real virus. Then only your body will know. It is something like you map the iris, or you take a picture of the person and give it to your front gate and say, hey, if this person is seen, you have to become activated कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है या हमारे यहाँ कोई अटैक होने वाला है. तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि या तो सेम वायरस जो कोरोना वायरस है, वो या तो फुल वायरस या उसका कुछ पार्ट हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो इतना डाइल्यूट, इतना कम, इतना हल्का मात्रा में या उसको अधमरा करके, एटीन्यूएट करके डाला जाता है कि वो आपके बॉडी में इन्फेक्शन ना क्रिएट करे, आपको बीमार ना करे, येट आपकी बॉडी को सेंसिटाइज कर दे, आपके इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज कर दे. उसकी इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आपके शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे, in this exactly same manner as it would have done if the real infection was there. Right? How antibodies are formed? That is all the immunity or immunological response of the body. Now, what happens when you develop immunity, or how do you develop these antibodies? We have two types of immunity in our body. One is called innate immunity, the other one is adaptive immunity. Innate immunity, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, innate immunity is always there. हम तरह तरह की जगहों पे जाते हैं, किसी को सर्दी हो रही होती है, किसी को कोई खांस रहा होता है, कोई छींक रहा होता है, किसी को कुछ परेशानी होती है, लेकिन हर बार हमें इन्फेक्शन हो ऐसा नहीं होता है. तो जिनकी भी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आप कई जगह जाएंगे, लोगों को बहुत सर्दी जुकाम हो रहा होता है, लेकिन आपको नहीं होता है. हर सीजन में लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है. जिनकी इम्यूनिटी अच्छी उनको नहीं होता है, क्योंकि उनका इनेट इम्यून सिस्टम जो जनरल हर तरह के इन्फेक्शन के लिए काम आता है. जैसे आपके मान लीजिए इवन कट वुंड्स में भी काम आता है. अगर आपके कट लग गया, आपके कहीं वो हो गया, तो अपने आप बॉडी रिपेयर मैकेनिज्म में आ जाती है. आपके WBCs, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स आके उसको रिपेयर करते हैं, उस पे काम करते हैं. वहीं अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आपको कोई और कोमॉर्बिडिटी है, तो वो कट में पक जाएगा, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा. तो दिस इज द इनेट इम्यून सिस्टम. किसी भी तरह का इन्फेक्शन आया, आपने लड़ाई करी और उसके साथ चाहे वो इन्फेक्शन अंदर आ भी गया तो भी आपने लड़के उसको बिना ज्यादा परेशानी के निकाल दिया. अब दूसरा सिस्टम होता है विच इज कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी. वो अडेप्ट करता है अपने आप को. आपका इन्फेक्शन, पर्टिकुलर तरह का इन्फेक्शन आपको हुआ, इनेट इम्यूनिटी से वो नहीं जा रहा है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, उसने आपके शरीर में घर बना लिया है. अब आपको उसको भगाना ही भगाना है. तो अब आपको स्पेसिफिक उसको ऐसा हथियार चाहिए, आपको ऐसा एम्यूनेशन चाहिए जो उसको मार दे.
या उसको न्यूट्रलाइज कर दो। तो ऐसे में ये एंटीबॉडीज जो वैक्सीन बनाते हैं वो तैयार हो जाते हैं आपकी बॉडी में, जिसको एक बार इन्फेक्शन हो गया, अब उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गए, तो दोबारा जब इन्फेक्शन आएगा तो वो उसके साथ लड़ेगा और उसको बॉडी में घर बनाने नहीं देगा। तो यही काम वैक्सीन भी करता है, आपको एंटीबॉडी बना देगा जो उस इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा। और ये काम में मदद करते हैं दो तरह के सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। एक बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, बी सेल्स जो है वो आपके एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं, और जो टी सेल्स होते हैं वो ऐसे नेचुरल किलर सेल्स बनाते हैं कि जो सेल्स को ये इन्फेक्ट कर देता है वायरस, उनको जाके वो मार देते हैं। वो आपके अपने ही सेल्स होते हैं लेकिन वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो वो उन सेल्स को मार देता है जिससे कि वो इन्फेक्शन वहीं की वहीं खत्म हो जाए। तो ये जो दो तरह का हमारा इम्यून रेस्पॉन्स है, यही सब कुछ है, और इसी इम्यून सिस्टम के साथ प्ले करता है वैक्सीनेशन या वैक्सीन। अब वैक्सीन भी, कन्वेंशनल वैक्सीन तो वही है कि आपने रियल वायरस को लिया, उसको वीकेंड कर दिया या एटेन्युएट कर दिया, जो हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए कि उसको इतना मार देते हैं कि आपके शरीर में जाकर वो बीमारी नहीं पैदा कर पाएगा, लेकिन आपके शरीर को पता चल जाएगा कि ये कोई इन्फेक्शन आया है, कोई आउटसाइडर आया, इसके खिलाफ मुझे एंटीबॉडी बनानी है, जिससे वो एंटीबॉडी बनाकर उसको मार देगा जब भी रियल इन्फेक्शन आएगा, राइट? सो अब कई तरह के वैक्सीन होते हैं। टिपिकली वैक्सीन बनाने में 10 साल का समय लगता है, और ये वैक्सीन करीब 10 महीने में बनकर तैयार हुआ है। आप सबका यही क्वेश्चन होगा, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, सेफ है कि नहीं, ऐसे वैक्सीन को हम क्या कहेंगे, गिमिक तो नहीं है? सबका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि सन 2002 में सार्स का पहला इन्फेक्शन हुआ था, और उसमें भी ये स्पीशीज जंप हुआ था, वो भी चाइना में ही ओरिजिनेट हुआ था। और ये जो बैट्स होते हैं, ये जो अभी वाला वायरस है और सार्स 1 भी, ये बैट से जंप करते हैं ह्यूमन में। बीच में एक और स्पीशीज ऑफ एनिमल आता है जिसमें मूव करके फिर ये ह्यूमंस में आए हैं। सो बैट्स में क्या होता है, इट इज अ वेरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द बैट। जब और रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं, बैट्स आर मैमल्स जस्ट लाइक अस, वी आर मैमल्स, बैट्स आर आल्सो मैमल्स। ऑल्दो वो बर्ड जैसे दिखते हैं, उड़ते हैं, लेकिन वो मैमल हैं। अब वो उड़ते तो हैं, लेकिन वो उड़ने के लिए अडेप्ट नहीं है। तो जब वो उड़ते थे या अब तो एवोल्यूशनरी उन्होंने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया है, तो उनके विंड पाइप में बहुत घर्षण होता था, देयर वाज लॉट ऑफ फ्रिक्शन, और ये वायरस वहां रह के उस फ्रिक्शन को, उनकी फ्लाइट को आसान बनाता है। तो इट हैज अ वेरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द बैट्स। अब इंसान बैट तो नहीं खाता है, लेकिन किसी ऐसे जानवर के साथ इंटरेक्ट हुआ जिसने बैट को खाया और करके ये स्पीशीज जंप किया। तो जब ये 2002 में हुआ था, तो इसका बहुत सारा बैकग्राउंड रिसर्च हुई थी, बहुत सारी बेसिक बायोलॉजी वाज पुट इन प्लेस। और जब जनवरी में सबसे पहले इस वायरस का सीक्वेंस आया, तो मैंने ब्रीफली शुरुआत में बताया था कि इट इज अ आरएनए वायरस। आरएनए वायरस का मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो उसकी जीनोम की, उसकी जन्म पत्री है समझिए, वो उसके आरएनए में है, और उसको सीक्वेंस करने का तरीका होता है, साइंटिफिक मैकेनिज्म में, जो हमारे यहाँ भी हम करते हैं। उसको सीक्वेंस जब किया गया, तो दैट सीक्वेंस वाज अवेलेबल इन जनवरी 2020, और जब तक वो सीक्वेंस नहीं था, तब तक हम उसके वैक्सीन को बनाने के बारे में कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि वो सीक्वेंस जरूरी है। तो जनवरी में हमें वो सीक्वेंस प्राप्त हुआ, फरवरी मार्च से उस पर काम शुरू हुआ, और वैक्सीन 10 महीने के अंतराल में हमारे पास रेडी है। अब वैक्सीन 2-3 तरीके से बना है, मार्केट में भी अभी जो 2-3 वैक्सीन हैं वो अलग अलग तरह से बनाए गए हैं, और वो भी एक कारण है कि ये जल्दी कैसे मार्केट में आया। एक तो जो मैंने बताया कि करीब 10 साल लगते हैं एक वैक्सीन को ट्रायल्स के बाद मार्केट में इंट्रोड्यूस होने में।
सबसे जल्दी जो वैक्सीन बना है आज तक वो 5 साल में बना था मम्स का. It's a very successful vaccine. However, for this case, 10 months is a remarkable time, but lot of processes were done parallelly. पहले क्या होता था, एक किसी भी ड्रग डिस्कवरी में या क्लिनिकल वैक्सीन के ट्रायल में there are different stages. पहले प्री क्लिनिकल करते हैं जो हम लैब में करते हैं, छोटे एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में जाते हैं जिसमें कुछ चुने हुए बहुत कम 100 से कम लोगों के ऊपर हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर उसको ट्रायल किया जाता है कि ये सेफ है, ये इनके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रहा है. जब वो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में वो सेफ घोषित हो जाता है कि नहीं इसने किसी को कोई बीमारी नहीं करी, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, फिर वो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में जाता है जिसमें करीब 100 से 1000 लोग होते हैं. ये बड़े लार्जर एंड डिफरेंट एथनिक पॉपुलेशन, मतलब डिफरेंट तरह के लोगों के ऊपर फिर किया जाता है. उसमें जरूरी नहीं है कि सारे बिल्कुल हेल्दी ही हों, क्योंकि आप सारे हेल्दी लोगों को तो देंगे नहीं वैक्सीन, कुछ उसमें से किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित भी हो सकते हैं. तो जो सेकंड सेफ्टी ट्रायल किया जाता है वो ज्यादा नंबर ऑफ पीपल पे किया जाता है और उसमें हर तरह के लोगों को इंक्लूड किया जाता है. जब वो सेकंड स्टेज भी पूरी हो जाती है एंड इट इज स्टिल कंसिडर्ड सेफ, देन फेज 3 कम्स इन और फेज 2 में जाके वो डोज भी डिसाइड करते हैं कि कितनी देनी चाहिए. कम मात्रा भी दे के देखते हैं, ज्यादा भी देखते हैं और ऑप्टिमम देखते हैं कि इससे ज्यादा देने से भी कोई फायदा नहीं और इससे कम भी काम नहीं चलेगा, इतनी मात्रा तो देनी ही पड़ेगी. फिर उसके बाद आते हैं हम फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में, जिसमें हम देखते हैं कि ये हमारा वैक्सीन या दवाई जो भी केस होता है वो कितना इफेक्टिव है, बीमारी को कितना कंट्रोल कर रहा है. और जब ये 3 स्टेजेस क्लिनिकल ट्रायल के हो जाते हैं, उसके बाद हम उसको अप्रूवल के लिए भेजते हैं विद ऑल द क्लिनिकल डेटा. और मार्केट में आने के बाद एक फेज 4 भी कहलाता है, जो अभी वैक्सीन का फेज चलेगा वो नॉर्मल कंडीशंस में इट इज कॉल्ड फेज 4. हैविंग सेड दैट, क्या होता है कि अब डिफरेंट ये सब प्रोसेसेस फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो कि फेज्ड मैनर में होते कि जब फेज 1 का डेटा आ गया फिर फेज 2 में जाएगा, फिर फेज 2 का फेज 3 में उनके बीच में रिक्रूटमेंट ऑफ पेशेंट्स होता है. ऑल दैट टेक्स टाइम एंड वेरी लॉन्ग टाइम, बिलीव मी. ये बहुत सारी चीजें पैरेलली की गई. फेज 1 चल रहा था, साथ साथ फेज 2 की भी स्टडी शुरू हो गई. फेज 2 चल ही रहा था, पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगे, उन्होंने फेज 3 भी स्टार्ट कर दिया. So a period of maybe 4-5 years was squeezed into 4-5 months or 6-7 months. So एक तो आंसर ये है. दूसरा तरीका भी बदल गया है वैक्सीन बनाने का. अब कई तरह से वैक्सीन बनाया जाता है. जैसा मैंने बताया कि एक तरीका तो यह है कि आप होल ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेट कर दिया, यही कोरोना वायरस आपने लिया, उसको हीट से या केमिकली या रेडिएशन से उसको आपने इनएक्टिवेट कर दिया और फिर उसको वैक्सीन के तौर पे ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया. तो ह्यूमन बॉडी के लिए तो वो वायरस ही है, लेकिन वो वायरस विरुलेंट नहीं है, मतलब इन्फेक्शियस नहीं है. वो आप में बीमारी नहीं पैदा कर पाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को अवेकन कर देगा कि देखो ऐसा वाला वायरस आएगा, इसके लिए एंटीबॉडी बना लो. इस तरीके से पोलियो का, हेपेटाइटिस ए का, रेबीज का और बहुत तरह के इन्फ्लुएंजा के वायरस वैक्सीन्स पिछले पास्ट में तैयार किए गए हैं. तो हमारे पास इस तरह से वैक्सीन बनाने की कैपेबिलिटी बिल्कुल बढ़िया तरह से अवेलेबल है. दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल मेथड. वैक्सीन इसी तरह से आज तक बनते रहे हैं, तो इसमें तो हम बिल्कुल मजबूत हो चुके हैं. और एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जो हमारे इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, SII, जिनके CEO का आपने कई बार इंटरव्यू भी देखा होगा, आधार पूनावाला. He has the biggest manufacturing of vaccines all over the world. India is also called the vaccine capital of the world or the pharmacy of the world because we are the largest facility of making viruses for rest of the world, not just for our own country. We are the biggest consumers also.
बट जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च होता है या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसके चलते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट, followed by Bharat Biotech. Both of our companies are world leaders in manufacturing vaccines. So I have no cause or concern about these organizations making the vaccines, but I'll come where my concern is. I will share my concern as well. तो एक तो हो गया इनएक्टिवेटेड वायरसेस का तरीका बनाने का। दूसरा एटीन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं। एटीन्यूएटेड का मतलब कि आपने जिंदा तो है वो, लेकिन उसको इतना डाइल्यूट कर देते हैं, इतना उसको मॉडिफाई भी कई बार कर देते हैं केमिकली, बायोकेमिकली, कि वो आपको बीमारी नहीं पैदा कर पाएगा। तो ऐसे वैक्सीन का एग्जांपल्स आते हैं BCG, जो कि एक ऐसा वैक्सीन है जो हम सबको, और आज भी हिंदुस्तान में पिछले 100 सालों से लगाया जा रहा है। 100 साल पुराना वैक्सीन है। हमारे माताजी, पिताजी, इवन दादा दादी, नाना नानी के समय में उन लोगों को भी लगा है। And that is also one of the reasons Indians are not facing that severe form of coronavirus infection, because we are all immunized with BCG. This BCG is also giving us some partial protection. So this BCG vaccine has been made by the method of attenuated virus vaccine. Then there are others called toxoid vaccines, जैसे rattlesnake वगैरह, जहां हमको poisonous कोई toxin body में introduce होता है, तो हम एक अगेन ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे टिटनेस के लिए जो टिटनेस का इंजेक्शन, इट इज कॉल्ड टिटनेस टॉक्सॉइड, अगर आप लोगों ने कभी पूरा नाम उसका देखा हो। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ टॉक्सिन which the body can adapt very well, but it is put in the body so that it can create the antidote for that toxin, which is then used basically for rattlesnakes या tetanus के infection में ये vaccines काम आते हैं। There are others called subunit vaccines. So अब जो इस समय market में vaccines हैं, conjugate vaccines, there are several different types of vaccines, plus the two vaccines which I'm going to talk and you all want to hear is the Pfizer and Moderna vaccine. These are also called experimental vaccine because this is the first time this method of vaccination has been introduced. What is that method? In this method, you would have definitely heard कि mRNA based vaccination है, mRNA based vaccination है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ये वायरस RNA based है। mRNA क्या होता है? मैसेंजर RNA। अब इन्होंने क्या किया कि उस आरएनए का एक छोटा सा पार्ट लिया, मैसेंजर आरएनए, जो इसका स्पाइक प्रोटीन, जो ऊपर से उसका कोरोना जैसा दिखता है सुंदर सा, वो स्पाइक प्रोटीन ही है जिससे वो ह्यूमन बॉडी में लैच करता है। और वो लैच करता है एक और प्रोटीन के थ्रू, ACE2 रिसेप्टर्स उनको कहते हैं, जो हमारी नाक में होते हैं, मुंह में होते हैं, हमारी पूरी बकल कैविटी में होते हैं और नीचे तक जाते हैं। ये ACE2 रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होते हैं, बहुत कामगर होते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। अब ये एस जो कोरोना के स्पाइक है वो जाके ACE2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं और उससे फिर वो लैच करके हमारी बॉडी में आ जाते हैं। ये जो मॉडर्न वैक्सीन है या जो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन जिसको कह रहे हैं mRNA बेस्ड वैक्सीन, उसमें साइंटिस्ट ने क्या किया कि लैब में उस पर्टिकुलर पार्ट को जो स्पाइक प्रोटीन को बनाता है उसका मैसेंजर आरएनए लिया, उसको एक कैप्सूल की तरह लिपिड प्रोटीन में उसको एंटेंगल किया और उसका वैक्सीन बनाकर वो हमारी बॉडी में डाल रहे हैं। क्या होगा इससे? बजाय पूरा वायरस डालने के, एटीन्यूएटेड, लाइव या किल्ड वायरस डालने के, दे आर पुटिंग ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वायरस एंड दैट टू द आरएनए, द मैसेंजर आरएनए। जब वो हमारी बॉडी में जाएगा, एंड माइंडेड द वायरस डज नॉट हैव एनी ऑफ इट्स रेप्लिकेशन मशीनरी, वो रिप्रोड्यूस भी हमारी बॉडी में ही करता है, वो हमारे सेल्स में जाके हमारे से ही एनर्जी लेता है, हमारे रेप्लिकेशन मशीनरी को यूज करके इट रेप्लिकेट्स एंड मल्टीप्लाइज। तो हम उसका mRNA हमारी बॉडी में जाएगा और वो उससे स्पाइक प्रोटीन क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने उसका mRNA बना दिया। ह्यूमन मशीनरी को यूज करके वो हमारी बॉडी में स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। जैसे ही स्पाइक प्रोटीन हमारी बॉडी में बनने लगेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम कहेगा ओहो ये इंट्रूडर आ गया जिसके ऐसे ऐसे स्पाइक्स हैं, और वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा
उस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगे, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट antibody, and that is what going to prevent us from future infections. Moderna और Pfizer दोनों का यही mechanism है वैक्सीन का. Whereas the third vaccine and the fourth vaccine which I'm going to talk about is the Oxford AstraZeneca vaccine and the Bharat Biotech vaccine. AstraZeneca का वैक्सीन ऐसा है जो पहले वैक्सीन्स यूज हुए हैं, वायरल वैक्सीन्स, उनके ऊपर हमने डीएनए लगाकर भेजा है. इट इज आल्सो वेरी मच सिमिलर, बट आरएनए की जगह इसमें डीएनए है. और जो भारत बायोटेक का कोवैक्सिन वैक्सीन है वो एटेन्युएटेड वायरस है, दैट इज अ होल वायरस. सो ये 4 तरह के जो वैक्सीन्स मार्केट में कंडीशनल अप्रूवल जिनको पैंडेमिक की वजह से मिला है, उनमें से 2 mRNA बेस्ड हैं, एक डीएनए बेस्ड है और एक लाइव एटेन्युएटेड वायरस है. सभी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, सभी के सेफ्टी इज 100%, सेफ्टी में कोई इश्यू नहीं है. None of them have any safety concerns, मतलब कोई ऐसा adverse side, major side reaction नहीं है. Adverse reaction is not found. जो भी आपने न्यूज में सुने थे, अगर आप उसको बेसिकली ढंग से पढ़ें, थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करें, so there were comorbidities. और हाँ, यहाँ एक चीज में और मैं बताना चाहूंगी. I think somebody is speaking. Any question? नहीं ज्योति कंटिन्यू, किसी के यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक. अच्छा, ज्योति जी आप ही के यहाँ से आवाज आ रही है, ऑल रेस्ट ऑफ अस आर ऑन म्यूट. अच्छा, नहीं वो वंदना दी, अनिला जी के यहाँ से आवाज आ रही थी, उनको कर अच्छा आपने कर दिया, सॉरी, देन यू कैरी. सो एक चीज और बतानी थी, ये जो आपने सुना होगा कि इतना एफिकेशियस है, या हरियाणा में एक बंदे को कोविड का इंजेक्शन लगा था, कोविड का वैक्सीन लगा था, लेकिन उसको कोविड हो गया. ये न्यूज में आप लोगों ने काफी सुना होगा. इसके बारे में मैं एक बात छोटी सी आपको बताना चाहूंगी. वैक्सीन ट्रायल्स कैसे होते हैं? वैक्सीन ट्रायल्स ऐसे होते हैं, देखिए, ड्रग ट्रायल इज डिफरेंट फ्रॉम वैक्सीन ट्रायल. ड्रग ट्रायल में क्या होता है, मान लीजिए मैंने डायबिटीज की दवाई बनाई है और मुझे उसको क्लिनिकल ट्रायल करना है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं इंडिविजुअल्स रिक्रूट करूंगी. आधे उसमें डायबिटिक होंगे, आधे नॉन डायबिटिक होंगे, हेल्दी इंडिविजुअल्स होंगे और केस कंट्रोल जिनको बोलते हैं. तो मैं डायबिटीज की दवा केस वालों को भी दूंगी, जिनको बीमारी है उनको भी दूंगी, लेकिन इट इज रैंडमाइज्ड ट्रायल. नोबडी नोज किसको दवा दी, किसको प्लेसिबो दी. इन केस ऑफ वैक्सीन, द वैक्सीन इज गिवन टू एवरी हेल्दी इंडिविजुअल. किसी को तो कोरोना नहीं है, या वैक्सीन देने के बाद हम उनको जबरदस्ती कोरोना से एक्सपोज नहीं कर सकते हैं. दिस इज अनएथिकल. तो वैक्सीन ट्रायल्स आर मच मोर डिफिकल्ट. आप उनको पहले प्रिवेंट करते हैं, उसके बाद आप, सिंस इट्स अ पैंडेमिक, सब जगह ये फैला हुआ है, तो आप उनको बोलते हैं कि आप बेसिक प्रिकॉशंस के साथ अब आप अपनी दिनचर्या में जा सकते हैं, जैसे आप बिना वैक्सीन के जा रहे थे. अब उसमें से 50% लोगों को तो वैक्सीन की डोज दी जाती है, 50% लोगों को सेलिन या प्लेसिबो दिया जाता है. प्लेसिबो का मतलब हुआ कि उनको वैक्सीन नहीं दिया गया था, अदरवाइज हम कंपेयर कैसे करेंगे. तो 50% of the population or the people recruited in the clinical trial, they get placebo, which is dummy, not the real drug, not the real vaccine. 50% only get the vaccine. अब आपको नॉर्मली, क्योंकि इट इज डबल ब्लाइंड, न देने वाले को पता है न लेने वाले को पता है कि उनको वैक्सीन मिला या पानी मिला. उसके बाद वैक्सीन के ट्रायल चलते रहते हैं और उनका एक लिमिट होता है कि अगर मैंने 1000 लोगों को रिक्रूट किया था और उनको फॉलोअप, रेगुलर फॉलोअप किया जाता है, 1000 लोगों में से अगर 100 लोगों को कोरोना हो गया, जिस दिन वो एक थ्रेशोल्ड बनाया जाता है कि द डे 100 पीपल वुड बी इन्फेक्टेड, वी वुड स्टार्ट लुकिंग एट द डेटा अगेन. अब 1000 लोग थे या 100 लोग थे, या जो भी नंबर, मान लीजिए 1000 लोगों को हमने रिक्रूट किया था, 100 लोगों को कोरोना हुआ, हम फिर खोल के देखते हैं उन 100 लोगों में से
कितने लोगों को हमने प्लेसिबो दिया था और कितने लोगों को रियल ड्रग दिया था। अगर 10 के 10 वो लोग हैं जिनको हमने प्लेसिबो दिया था, इसका मतलब हमने तो उन्हें वैक्सीन दिया ही नहीं था। सो योर वैक्सीन इज 100% एफिकेशियस, कि जिनको आपने वैक्सीन दिया था उनमें से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ या बीमारी नहीं हुई। उन 10 लोगों को हुआ जिनको प्लेसिबो दिया गया था। तो जैसे आप मॉडर्ना का या फाइजर का आप देख रहे हैं कि एफिकेसी इज मोर देन 90%, मोर देन 95%, it means that the number of people who got infection were all, out of 100, only 5 people were the ones who got the vaccine, and 95% of the people were the ones who got the placebo. So this is how the efficacy is calculated. So अगर किसी को क्लिनिकल ट्रायल के दौरान वैक्सीन मिला और उसे कोरोना हो गया, तो द मोस्ट लाइकलीहुड इज कि उसको प्लेसिबो मिला था, उसको पानी मिला था, उसको रियल वैक्सीन नहीं मिला था. So this is how the clinical trials are done. And believe me, it takes hell lot of time, lot of effort, lot of money, lot of involvement. Everything is monitored, every physical, mental condition is monitored, and then only the results are put up into the market. This also means that since this, so there have been lot of candidate drugs in the market, about more than 200. Vaccines are in the process, अलग-अलग तरीके हैं, end result सबका same है. आपको immunity मिले इस disease के against. और एक problem ये है कि कोई भी एक company इतनी सारी doses नहीं बना के दे सकती कि दुनिया के हर इंसान को मिल जाए. So it is like a shared contribution. Everybody is trying their luck. जिसका अभी तो effectiveness हम नहीं बता सकते हैं because it has not really hit the market. Since I've been in the US in the medical school, I have a lot of friends who have got this vaccination done as a frontline worker. उनका भी डेटा 3-3.5 महीने से पहले हमें नहीं पता चल पाएगा. तो अभी ये कहना कि कौन सा वैक्सीन ज्यादा अच्छा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है. लेकिन ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि as and when हमको ये available होगा, we should take, otherwise there is no way to come out of this pandemic. If many of us opt not to take the vaccination, then the virus would find one or the other home as a host and would strive in the society. It will stay in the society. There are several major companies from France, US, UK, Australia, China, Germany, and of course India, involved in this vaccine manufacturing race. We are quite ahead of many other countries. The only problem I have with the existing Bharat Biotech vaccine, which has been released, but it has been released as a phase 3 clinical trial as per requirement. अगर pandemic बढ़ता है और हमारे पास required amount of doses nahi hongi, so we can use that also because the results have been really good, and it is based on the old conventional method of creating the virus, which we have really mastered. So right now there are 3 major vaccines which are so दो India में approve हो गए हैं as a pandemic situation के लिए emergency authorization में, which is the AstraZeneca Oxford University vaccine and the Bharat Biotech Covaxin. So one is called Covishield, the other one is called Covaxin. World over, Pfizer and Moderna, Pfizer and BioNTech, that's American and German collaboration, and Moderna, these two. Russian Sputnik is also available in Russia, and then there are a couple vaccines in China, which they created and they're using it for their population. So these are some of the vaccines available. I think for the Indian market to be available for as retail shops, मतलब pharmacist के पास, I think April से मिलेगा. अभी तो I think 15th January से लेके they are going to start
inoculating the healthcare workers, the frontline workers, followed by the army and the elderly people. By the end of this year, I definitely see that it would reach everybody. Also, from cost point of view, Moderna is very expensive. It is about $38 per dose. And the Pfizer vaccine is placed somewhere around $22 to $25, whereas the Pfizer is less than $3 as per the international market. In India, there are separate rates being negotiated between the government and the supplier, the manufacturer. Bharat Biotech, I don't think has declared its price because it is still going to be in the phase 3 emergency usage. So they haven't declared the pricing, but that's where we are right now. And I would be happy to take up any questions. I tried to bring up most of the aspects. If I missed something, please feel free to ask. Jyoti, there are lots of questions in the message box. Somebody's written a very, yes, it was assumed that human beings can turn into another species. Is it so? No. No. Not at all. That's far from imagination. Acha, are there any side effects we are going to have after taking the vaccine? First of all, my personal question. Do we go in for the vaccine? Yes or no? Yes. Yes, we should go in. Yeah. Because I'm asking these questions on behalf of everyone. Yes. And these are the general questions, going on in everybody's mind कि हमें vaccine लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इतनी जल्दी कैसे vaccine तैयार हो गया. Even my kids, ये 8-9 महीने का vaccine मम्मा सब बेकार है. So that's why I'm asking you. So that's why I said बिल्कुल ठीक है, ये सबके जहन में आना भी चाहिए. इससे पता चलता है कि हमारी society is very aware and minded. There's a lot of lobbying also. I would not deny from the fact that the pharma industry is full of lobbying, full of money in monetary interest, because when it comes to health, people would spend anything. But that way, Indian society is very well aware. We cannot be fooled easily. और वैसे भी अभी हमको ना परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि अभी तो हमारा नंबर ही नहीं आने वाला है. आपको तो आ जाएगा. हाँ. By that time, you would know. जो serious side effects हैं वो तो नहीं है. Let me assure you of that. Serious side effects नहीं है. But as you rightly said, everything has been squeezed in a span of 10 months. So जो 10 साल ट्रायल चलता है, 10 साल में तो चलिए फाइनल मार्केटिंग हो जाती है, बट 8 साल 9 साल में जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं ना, वो भी पता चल जाते हैं. बट अगेन इट्स अ पैंडेमिक सिचुएशन. इट इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन कि पोलियो है, एंड पोलियो आल्सो डजंट अफेक्ट life. It's not life threatening basically. Right. So क्या होता है कि we still go little. Even there are anti-vaxxers everywhere in the US, in the West, in Europe, everywhere there are people, और जिसकी वजह से community eradication नहीं हो पाता है. तो अगर vaccination होना है तो uniform vaccination होना है. That's why the leaders there are on the TV and then getting vaccinated so that the people can follow. Yeah, that is there. Yeah, right. तो अभी क्या है, इंडिया में ये सिचुएशन क्यों है, हम आप ये बात क्यों कर रहे हैं? वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूके में ऐसा नहीं है. वहां इतने लोग मरे हैं, इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई है कि दे डोंट वांट टू सी दैट अगेन. दे वांट द वैक्सीन राइट अवे. हम इसलिए आज ऐसी बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ बाय गॉड्स ग्रेस, आई डोंट नो whom to thank, but it has been moderate or rather mild, very mild. We have not seen the type of casualties that Western world has seen. Yeah. We're still going into the details and trying to understand the basic molecular mechanism, why this is happening, why this virus had been so nice and kind and to most of us, not everyone, but most of us. So that is why हमारे यहाँ भी चल जाएगा types.
And my estimate is in July, August, 25% of Delhi population, as the Sero survey we did as our institute, 25% of the population were seropositive, which means the virus had swept into the society and 25% people developed antibodies. So from July, again, we did it in after Diwali, and we are planning to do it again now, end of this month or so, because we need funds also. Money gets pumped in. So हमारा estimate है कि 50% हो जाएगा, but for herd immunity, you need 80 to 90%. Okay. Another question: do we really need to wear mask after we get vaccinated? Yes. Okay. Reason: you may get the vaccine, but you may still be infected. आपको infection हो जाएगा, आपकी body लड़के उसको निकाल देगी, but आपको infection हो सकता है और आप उस infection को किसी को pass on कर सकते हैं. Okay, before I give it to Bharti, she had a question. एक question और है कि आप कौन सा prefer करते हैं vaccine? Which one do you suggest? Which one comes with the all safety records at the earliest? Okay. So Bharti had a question. Bharti Kansal, she wanted to put a question. Bharti, can we have you? Yeah, yes, I am here. Thank you, Devditi, and thank you, Dr. Jyoti, for the most valuable, apt, required session. I was like so happy to hear you, and so relieved to hear everything you said. Thank you. I hope you followed. Yeah, I did. My sister is a doctor, and my brother Wonderful. is also a doctor with Ram Manohar. Wonderful. So I'm a little late, but your words and the info No, you gave sometimes was it like gets really boring when it is too No, scientific. it was not, Doc, not at all. You really covered I'm a glad. very apprehensive thing. Doc, I have a small question Yeah, which has two please. parts. Yeah. One is that many of us have been infected actively or passively with corona. So we already have antibodies. So Correct. do we also take the vaccine? And Well, second, I'll just complete my question, Doc. Second, that I've heard, like this is the knowledge a layman has, and I'm a layman too, that if I have been infected by corona in an active way, not in a passive way, then they say your immunity, antibody level is very high for 3 months and gradually it becomes less. So does the same thing happen with the vaccine also? Do I need to repeat it like a flu vaccine every year or something? Wow, you have touched upon so important points. Wonderful that you brought it up. So my short answer is yes, but my long answer would be as follows. So till the time you have antibodies, I would not ask you to jump the queue and get the vaccination. If you are at the right time, right place, and you get the vaccination, take it. I would not ask you to go and buy it at an exorbitant price and jump the queue and use your contacts and this and that and then get the. That's the long answer. Now, as you rightly said, that we really do not know. I would be very candid. We really do not know. The manufacturers are saying 2 doses. For the sero thing, as I said, we are doing the sero testing and sero survey, we call it. Some people, the antibodies have remained as it is. So we have a threshold of 1, somebody above 1, there's just a number, is seropositive, and somebody who has a value of less than 1, because it's a fluorescent based assay, so you cannot assign a particular number. It's just a random scale. Some people on that same scale have 70, some people have 5. What we say is anything above 1 is antibody positive. Now, we have people in the institute who had like 6 months back, asymptomatic, they didn't even know that they were infected. They had antibodies, and after 6-7 months, they still have the antibodies. My student has the same. And she has 2 very young kids. She herself is very young. Her son is maybe a few months, and she doesn't even remember that when she contracted, and she is seropositive from May, and she is still maintaining her antibody levels. I have another colleague who was also very mild. He did not realize because it was early on. He had 0.5 antibody on that scale, and his wife had 60. So the values don't mean anything till the time you can detect antibodies. And one more important thing, it's not always important to have antibodies in your blood.
reason, the body wants to be in its lowest energy state. You don't want to do unnecessary processes. घर साफ है, पोछे लगाते जाओ, no point, right? So what you do is, आप रोज एंटीबॉडी बनाओ, आप इतनी एनर्जी वेस्ट करो, तो बॉडी क्या करती है? मेमोरी T cells and memory B cells, these are specialized immune cells in our body, and it gets recorded in your B cells. So आपकी बॉडी में अगर खत्म भी हो जाएगी एंटीबॉडी, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आएगा इन्फेक्शन, आपने उसकी आइरिस मैप कर रखी है, so your brain would immediately signal, will send the signal ki, oh, create that ammunition, the person has come, the infection has reached. You make, abhi kya hota hai ki by the time infection comes and it has a phased period of 6 days, it resides in your body and then manifests itself. abhi kehte hain na 6-8 दिन के बाद टेस्ट कराओ, so that उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाए. तो वो 6-8 दिन इज नॉट सफिशिएंट बॉडी को बनाने में. फर्स्ट टाइम होता है ना, तो वो नहीं बना पाता है, बट एक बार उसको पता चल जाता है कि ऐसा बनाना है, तो वो एंटीबॉडी का एक स्टोरेज मेमोरी में चला जाता है. तो माय टेक ऑन दिस इज, कितने दिनों तक एंटीबॉडी रुकेगी ये तो हमें नहीं पता है अभी, बट जिनमें नहीं भी मिल रहा है, दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग इन्फेक्टेड. This is what our survey, our research has shown, that people who had in the past, very few people. But having said this, I would also admit that one of my friend who was corona positive in May, and in December he complained again, and I said, you just cannot be possibly corona positive. And you know, it turned out he was positive again for the second time. And all I did was took his sample, brought it to the lab, and it is under investigation. We are not able to find anything so glaring that I could make a theory out of it. It's just one person. We have found 4 such people, but abhi hame kuch, we couldn't find anything very significant. There's a question from Deepa. She's saying, is there any test jisse hame antibodies pata chale? Oh, yes. Yes. That is and there. These are commercially available also. Even because आप जब प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं उसके लिए, कोविड पेशेंट के लिए, तब वो टेस्ट करते हैं आपकी एंटीबॉडीज. If they are active antibodies only, then they take your plasma. Right. Am I right? Absolutely right. Those are called neutralizing antibodies. Yeah. So और किसी का कोई क्वेश्चन है? We are open to question, though we are out of time. Still, I would love कि अगर किसी का भी क्वेश्चन है और ज्योति जी को टाइम है, तो we'll take up the questions. Anybody else? Srajna? Can you see anybody raising hand? मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, पूछिए जी. मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए. क्या आपका नाम? वो मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं अनिला. हाँ अनिला जी बोलिए. अनिला. हाँ जी बोलिए. ये पूछ रही हूँ कि मेरी एक्चुअल में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, मेरी हड्डी वगैरह टूट गई, तो मैं मम्मी के जा रही हूँ, मैं गाड़ी में ही हूँ अभी, इसलिए थोड़ा वो, तो मैं वहां रहूंगी अभी पता नहीं कितने दिन. तो अगर वैक्सीन लगती है तो वो ऐसा पूछेंगे कि आपका घर का तो हाउस नंबर दिल्ली में है, उनमें कुछ अनिला, सॉरी अनिला, आपको इंटरफेयर कर रही हूँ. अभी आपका नंबर बहुत दिनों में आएगा, तो अभी आप बेफिक्र रहो. आप 10 दिन बाद भी वापस आ जाओगे तो भी आपका भी नंबर नहीं जाएगा. अभी तो फर्स्ट लाइन कोई नहीं महीने तो लगेंगे मुझे. हाँ नहीं, अभी आप फिक्र ना करो. आपका जुलाई एंड क्या अगस्त सितंबर में आएगा. योर नंबर इज टू लेट. ओके, थैंक यू डॉक्टर, एंड थैंक यू देवदत्ती. अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम ज्योति जी? I think there are too many questions. ज्योति जी ने काफी सवालों का जवाब दे दिया. बहुत इम्प्रेसिव सेशन रहा ज्योति जी, क्योंकि किस तरह से वैक्सीन बनता है, क्या क्या. एक्चुअली मेरे को लग रहा है मैं एम गोइंग बैक टू स्कूल, कभी पढ़ा था थोड़ा बहुत. And times have changed. Even the vaccine बनाने का पूरा process and everything is like now very different. So after your session, I think I'll be also able to explain my children, though one of them is in States and the other one is in UK. He said, I know, actually yesterday only he was saying, Mama, I wonder, आप दिल्ली में इतनी आपकी socialization हो रही है, but आपके numbers are coming down, and in UK we are having 50,000 a day. आपके 500 के आ गए हैं. What is the key?
ऐसे बेटा हम लोग सारे ना स्टीम लेते हैं, रोज काढ़ा पीते हैं, समथिंग और द अदर एवरी इंडिविजुअल इज डूइंग. आई डोंट नो व्हाट इज द I नेक्स्ट. completely agree with you. I completely agree with you. हमारे हम योगा वो कर रहे हैं, आपकी जल नीति कर रहे हैं, स्टीम लेते हैं, काढ़ा पीते हैं. And one more thing. एक्चुअली इन देशों में क्या एक प्रॉब्लम है, जैसे हमारे यहाँ अब आप कहीं पर भी निकलो, एवरीबडी वुड बी मास्क्ड. I think one single deterrent is mask. Single deterrent. So please, it is my personal request, चाहे आपको कोरोना हो चुका है या नहीं हुआ है, please wear your mask. Whenever you step out of your house, please wear a mask. I'll tell you one more thing, which probably I have not said. Mask actually is very helpful. Why? जब आप मास्क पहनते हो और अगर किसी दूसरे बंदे को इन्फेक्शन है आपको, और वो कपड़े का मास्क है, माइंडेड वेस्ट में बहुत ड्रामा था कि इंडिया में क्या है, वो एक कपड़ा बांधते हैं, उनके पास तो है नहीं, मास्क मत लगाओ, गरीब देश है, उनके पास तो इतने होंगे नहीं. ओनली दैट कपड़ा. सो क्या होता है जब आपको इन्फेक्शन होता है तो मे बी इट इज 1/10. सो मोस्ट ऑफ अस गेट अ वेरी लो वायरल लोड. और जब लो वायरल लोड होता है तो योर बॉडी इज एबल टू फाइट इट आउट, और उस हल्के इन्फेक्शन से आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गई, whereas you never got infected. Disease manifest नहीं हुई लेकिन एंटीबॉडी बन गई. So that is also one big advantage of putting up the mask. You get very slow infection, and multiple times आपको हल्का हल्का infection हुआ ना, your body antibodies will start growing, बढ़ेंगी. I think that is also one of the reasons. In these Western world, they want their privacy, their libertarian laws, and they want, how could somebody tell them to do this, all that. And the second, if along with the mask, is steam, as you rightly said, helps big time. Yeah. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ वंदना दी. हाँ प्लीज सपना जी. ज्योति जी ये हमारी को फाउंडर है सपना खंडेलवाल. भाभी आपका माइक वीडियो ऑन है? हमने वीडियो, एक्चुअली मेरी शक्ल बहुत बदशक्ल हो रही है इस समय, सिर्फ वीडियो कोई नहीं, ऐसे ही सुंदर दिखोगी, कोई बात नहीं. मेरे घर में बहुत काम चल रहा था. Basically the carpenters are here. So what I'm trying to say, Jyoti, you've given us a magnificent, the vision that you put across to us. You explained everything, and for a lay person it was not boring at all. I sat glued here watching you, and I could see all the other participants doing a wonderful job. मैं जो सिर्फ कहना चाहती हूँ वो ये कि जो हमारी ये सनातन परंपराएं हैं ना, जो इस भारत देश को बचा के रख रही हैं, जो हमें सिखाया गया था, and because of this colonization and because of the 70 years of education, of being away from our own scriptures, our own things which have taken us away from our path, COVID has brought it, reinforced it again, कि वापस हम वही सब करें जो, जैसे अब आपने योगा का बताया या स्टीम का बताया या काढ़ों का बताया या प्रकृति से जुड़ के जो छोटी छोटी चीजें जो हमें सिखाई गई थी और जिनसे हम विमुख होते चले गए थे, वापस उनसे जुड़ते जाएंगे तो वी आर विनर्स इन एनी केस, है ना. तो ये जो भी नेचर से जुड़ के नेचुरोपैथी के तरीके हैं उसी को साथ रखते हुए एलोपैथी की जो एडवांसेस हैं उनको लेते हुए, and today you've given us a very good vision of why you should, because all these questions were in our mind कि pharmaceuticals के तरीके हैं, पहले diseases को invent करते हैं, फिर हमें लाखों करोड़ों रुपए हम हमारी जेबों से निकलवाते हैं. So we are going through the same mess, but you put everything in order for us. Thank you. Thank you very much. Thank you. And, Srajna, over to you. Yeah. Thank you, Vandana Di. Thank you, Sapna Di. And I would really love to thank Jyoti for being, I don't know, मेरे मुंह से ना डॉक्टर ज्योति यादव नहीं निकल रहा है. I'm really sorry. निकलना भी नहीं चाहिए. we talk like ज्योति क्या कर रही है times. Jyoti, thank you so much for adding so much of knowledge to us. Thank you. I'm sure और किसी का कोई भी question है तो I mean Jyoti is one person I can say आप phone करोगे ना, she will give you all the answers. बिल्कुल. I love talking about my science. It's such a pleasure. I feel so good that if I can connect with people. Right. So that was one reason she said नहीं मुझे बिल्कुल तुम सेशन दो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, लोग मेरे से सवाल करते हैं और मैं जवाब देती हूँ. I love it. So thank you, Jyoti, for giving us this opportunity to hear you. And anybody has any queries, you can take her number from me. I will share it with you and you can ask questions. And with that, we end today's session. And our next session
is with Harpreet Ahluwalia. She's going to tell us about some gardening tips on our terraces. Before that, Srajna, we have tomorrow Sapna. Oh, sorry. Tomorrow we have Thursdays with Sapnadi, and Sapnadi, you know, she's like telling us stories these days. Jyoti, if you have time, you must listen to her stories. वो जो हमारे पुरानी stories है ना, जो हमने कभी सुनी नहीं, सिर्फ कहीं ध्यान है हमें. So she's been telling us those stories from our scriptures, and very Wonderful. So the tomorrow is about the most powerful women. I mean, amongst them is Draupadi is one of them. So we are talking about, Sapna ji is talking about Draupadi, how she could manage to stay with 5 husbands. And हम आज सोचते हैं एक husband को manage करना, oh वाह. So with 5 male and 1 mother-in-law, and how could she force them to take revenge and bring to create this Mahabharat epic as such. So कल सपना के साथ हम back to our culture के उसमें सपना की बात सुनते हैं about the most powerful women in our ancient culture. और आप सभी से अनुरोध है, please join in, बहुत interesting session होता है. और उसके बाद का session हरप्रीत का है. Okay, am I right now, Srajna? Yeah. So देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर साहब आपका बहुत thanks. Thank you for inviting me, Srajna. Thank you so much. And Sajna, तुम्हारा बहुत thanks कि आपने इतना अच्छा speaker हमको लाके दिया. So all credit goes to Sajna for today's session. So कल मिलते हैं 4 बजे. Thank you everyone. Thank you. Thank you.